हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारी आपकी डिमांड के हिसाब से मेक आईएएस की यूपीआरओ की टेस्ट सीरीज को हम लगा रहे हैं। टोटल हम मेक आईएएस के टेस्टों की बात करें कितने हैं, तो टोटल जो टेस्ट हैं वो 60 टेस्ट हैं। 60 टेस्टों में हमारे पास जो टेस्ट अवेलेबिलिटी है वो 58 टेस्ट की वर्तमान में अवेलेबिलिटी है। पहला और दूसरा टेस्ट मिसिंग है, वो जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा तो मैं उसकी भी वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे पास 58 टेस्ट हैं और 58 टेस्ट भी कम नहीं होते हैं। अगर आप 58 वीडियो बनेंगी, लगभग हमारी मेक आईएएस के 58 या 60 वीडियो बन जाएंगे। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने क्वेश्चन जो टोटल है वो 60 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। तो एक तरीके से मिनी टेस्ट हो गया। और मिनी टेस्ट अगर आप 60 मिनी टेस्ट लगा लेते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा वो हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस चैनल पर सिर्फ मेक आईएएस के ही नहीं, हम संस्कृति आईएएस के क्वेश्चनों को लगा चुके हैं, जो संस्कृति आईएएस टेस्ट सीरीज उसको लगा चुके हैं। जीएस वर्ल्ड की आपकी टेस्ट सीरीज है उसको लगा चुके हैं। ध्येय की टेस्ट सीरीज आती है उसको लगा चुके हैं, और दृष्टि की टेस्ट सीरीज आती है हम उसको भी लगा चुके हैं। तो मल्टीपल कोचों की टेस्ट सीरीज को हम वर्तमान में लगा रहे हैं इस चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। और यूपी आरओ की हमारी करंट अफेयर्स भी आती है प्रत्येक शनिवार को, हर शनिवार को आती है। 3000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। और यार 10 सेकंड में आप लोग का कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की और भी कोशिश करूंगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें प्रस्तावना में बात कर रहा है प्रेम्बल में, इनका सही क्रम क्या है? समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और पंथनिरपेक्ष। पहले तो आपको क्या ये पता है प्रेम्बल भारत की जो संविधान का है वो क्या है? तो एक बार पढ़ के बता देता हूं, जैसे कि आप लोग याद हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले आ गया, तो पहले नंबर पर ये आ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है, भाईचारा है, उसको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान तारीख 26 नवंबर 1949 को इत्त द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ध्यान रखना है, यहां पर जो मैंने आपकी प्रस्तावना बोली है पूरी, उस प्रस्तावना में समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक आपके शब्द हैं। आपका ऑप्शन यहां पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय के साथ निम्नलिखित में से किन विशेषण और विशेषणों का प्रयोग किया गया है? तो अभी मैंने आपको प्रस्तावना में ही बताया था कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय आपको दिए गए हैं। कौन कौन से न्याय दिए गए हैं आपको इन्हें पता होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक आपका न्याय नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा रहेगा? 1, 2, 4 आपका यहां पर ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत है, तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत क्या है? एक संप्रभु देश है। बिल्कुल बात सही है, एक संप्रभु देश भारत है। एक पूंजीवादी देश नहीं, पूंजीवादी देश नहीं है। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश, हाँ बिल्कुल कहोगे आप, और एक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश, तो ये भी है। तो पूंजीवादी देश नहीं है, तो 1, 3, 4 आपके सही रहेंगे, तो हम सी पे टिक लगा देंगे। 1, 3, 4 आपके यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना भूल हूं, अपना ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करके आप क्या यूज कर सकते हो? आप ऑनलाइन माध्यम से अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ये इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपी आरओ हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो, एसएससी हो, सीजीएल, किसी भी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सभी इस ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। आप एक बार जाके लगा के देख सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही क्रम है बताइए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। बिल्कुल बात सही है कि प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको प्रस्तुत किया था। आपको बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि प्रस्तावना को सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के संविधान में शामिल किया गया था। तो देखो
प्रस्तावना को जो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। तो आप यहां पर कहोगे दूसरा वाला ऑप्शन तो आपको गलत हो जाएगा। अमेरिकी संविधान में शामिल होने के बाद फिर कई सारे देशों ने इसको अपनाया हुआ है, तो ऑप्शन केवल आपका पहला ऑप्शन सही है, तो हम ए पे टिक लगाएंगे, केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति हैं और यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना संबंधित संबंध है, इनमें से किसने कौन सा संबंधित जो संबंध है वो आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। जैसे हम यहाँ पर बात करें के एम मुंशी किससे संबंधित है, तो राजनीतिक कुंडली कहा है, क्या कहा है, राजनीतिक कुंडली कहा है, हम एक चौथा से मिला देंगे के एम मुंशी को, राजनीतिक कुंडली। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है, संविधान की कुंजी कहा है, तो हम दूसरे से ही मिला देंगे। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है, पहले से मिला देंगे। और एन ए पालकीवाला ने आपको संविधान का परिचय पत्र कहा है, हम तीसरे से मिला देंगे। जो व्यक्ति है, व्यक्ति ने प्रस्तावना को क्या कहा है उसके बारे में है, के एम मुंशी ने राजनीतिक कुंडली, अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की कुंजी, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा और एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र। आप कहोगे हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी वाला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर कौन सा कथन सही है इसके बारे में ये बताना है। चलिए देखते हैं। संप्रभुत्ता जो है शब्द का अर्थ कोई देश किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। जैसे कि भारत में ब्रिटिश का प्रभाव था, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश के उस समय हम गुलाम थे, ब्रिटिश का भारत में उस समय शासन चल रहा था। आजादी के बाद संप्रभुत्ता जो शब्द है वो किस लिए जोड़ा गया, क्योंकि हम कहा गया संप्रभुत्ता से हम विदेशी और आंतरिक शक्ति के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, हम अपना विदेशी चाहे जिससे संबंध बना सकते हैं चाहे जिससे संबंध तोड़ सकते हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारी संपूर्ण क्या है, कह सकते हो कि हमें स्वतंत्रता है। तो आपका ऑप्शन पहला तो सही है। दूसरा कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। जैसे कि ऊपर भी बताया था मैंने कि भारत एक संप्रभु देश है, प्रस्तावना में कहा गया है, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। हम यहाँ पर डी पे टिक लगा देंगे कि पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सही कथन कौन सा है। देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है, कौन सा शब्द बताया जा रहा है, समाजवादी, सोशलिस्ट जो शब्द है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो देखो आप लोगों को पता होना चाहिए भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, आप क्योंकि 44 में लिखा है जबकि 42 में जोड़ा गया था। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, बिल्कुल बात ठीक है, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया हुआ है, तो केवल दूसरा वाला सही रहेगा, हम ए पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। तो कथनों पर विचार करना और इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बात करते हैं। मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सम्मिलित था। तो अभी मैंने आपको बताया भी था ऊपर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्दों को आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्ष, जिसको पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, ये आपका मूल प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कहता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन इसका कोई अपना एक धर्म नहीं है। बिल्कुल बात ठीक है, भारत में जो संविधान है वो सभी धर्मों को मान्यता देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, लेकिन भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो ईसाई है, ना वो पारसी है, मतलब कि सभी धर्मों को मान्यता प्राप्त, तो एक समान भारत का संविधान सभी धर्मों को देखता है। तो आपका ऑप्शन केवल दूसरा सही है, हम सी वाला टिक लगाएंगे, केवल आपका सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। देखते हैं। कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल, भारत एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, बिल्कुल सही लिखा है। सरकार की जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, एक वोट एक मूल, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि
भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं भारत में दिखती हैं। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, एक जिम्मेदार प्रतिनिधि है, जैसे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री है ना, राज्यों में सीएम, सार्वभौमिक वयस्क मतदार है, हम 18 वर्ष के होते हैं तो हमें मताधिकार का अधिकार है, एक वोट एक मूल है, बिल्कुल बात ठीक है, वन वोट वन वैल्यू, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की सभी चार दोनों विशेषताएं हम बी पे टिक लाएंगे, क्योंकि दोनों ही विशेषताएं भारत में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसकी बात करेंगे। 10वां क्वेश्चन पर आ गए, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके कुछ भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, कर लीजिए, करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चैनल पर आप जाओगे तो आपके कंटेंट इतना मैंने बना दिया है, आप बिलीव नहीं मान सकते हो, मतलब इतना कंटेंट डाल दिया है। अगर आप चाहो तो कितना ही देखोगे, खैर कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप करोगे तो। क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन ए है, भारत एक गणराज्य है। कैसा है? भारत एक गणराज्य है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल बात ठीक है, भारत एक गणराज्य है। कारण बता रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, इनडायरेक्टली चुना जाता है। ध्यान रखना है, डायरेक्टली नहीं चुना जाता है, इनडायरेक्टली चुना जाता है। आप कहोगे ए और आर आपके दोनों सही हैं, तो हम बी पे लगाएंगे, आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, हम बी पे बिल्कुल टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करना है इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो 5 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है, तो क्या ये सही है? आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो आपके कितने रूपों को, सिर्फ 3 अलग अलग समाविष्ट किया गया है। कौन कौन से? सामाजिक, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, हालांकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आपके 3 तरीके के आपके न्याय बताए गए हैं भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आपका पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा कहता है कि आर्थिक न्याय का जो अर्थ है वो समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति का समान वितरण से है, संपत्ति का समान वितरण से है। बिल्कुल बात ठीक है, तो आप कहोगे केवल दूसरा सही है, तो हम यहां पर डी पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। सीधी सी बात यह कह रहा है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में अमेंडमेंट, उसमें इन 3-4 में से कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता। लोकतांत्रिक शब्द नहीं जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। हमारा 1, 2, 3 सही रहेगा, हम डी पे टिक यहां पर लगा देंगे। ध्यान रखना है, प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, सिर्फ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, जिसमें सिर्फ 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। बाकी कुछ भी आए सब पे गलत टिक ही लगाना है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है? संवैधानिक के बाद में ऐसी कौन सा हुआ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना में संविधान का हिस्सा माना गया? तो आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा सही रहेगा? बेरूबारी संघ मामला 1960 नहीं, केशवानंद भारती मामला 1973 बिल्कुल सही है। तो केशवानंद भारती मामला 1973 के तहत संवैधानिक के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मांगा था, तो यहां पर ए पे टिक लगाएंगे, क्योंकि केवल यहां पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो प्रस्तावना के बारे में यहां पर विचार करना है, और विचार क्या करना है? यह उल्लेख करती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत जो है भारत के लोग हैं। संविधान के अधिकार के स्रोत भारत के लोग हैं, प्रस्तावना ऐसा कहती है, बिल्कुल बात ठीक है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, तो बिल्कुल बात ठीक है ना। किस दिन अपनाया गया था? अगर किसी को पता है तो बता सकता है कोई, किस दिन अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, सॉरी 46 लिख दिया है, 1949 को अपनाया गया था। लेकिन एक चीज याद रखना है, पूर्ण रूपेण कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू हुआ था, लेकिन अपनाया पूछा है इसमें, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा रहेगा? हम डी पे टिक लगाएंगे। 1 और 2 दोनों ही आपके ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो, तो आप ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके और आप लोग डाउनलोड उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई न्याय का आदर्श की बात कर रहा है प्रस्तावना में, कौन से देश से हमने ग्रहण किया है? तो आप कहोगे सोवियत संघ रूस से हमने ग्रहण किया है। किससे? सोवियत संघ रूस के द्वारा हमने इसको ग्रहण किया हुआ है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के अनुसार एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये जो राज्य दिख रहे हैं इनको गठन कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये बात नहीं कर रहा है। बात ये कर रहा है कि इनको एक व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले गठन किसका हुआ और सबसे बाद में कब किसका हुआ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कैसी है, क्योंकि सभी का गठन सन 2000 में ही हुआ है, बस डेट अलग अलग है। मतलब सभी का नहीं, तेलंगाना को छोड़ के छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का 2000 में हुआ है, लेकिन इनकी डेट अलग अलग है। कैसे? जैसे छत्तीसगढ़ की बात किया तो 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। उत्तराखंड की बात की जाए तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। झारखंड की बात की जाए तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। और तेलंगाना की बात की जाए तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। तो आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा रहेगा? 1, 2, 3, 4 वाला बिल्कुल सही रहेगा। 1 नवंबर के बाद 9 नवंबर आती है, 9 नवंबर के बाद 15 नवंबर आती है, फिर 2 जून आपकी 2014 आती है। छत्तीसगढ़ का पहले हुआ, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर झारखंड, फिर आपका तेलंगाना। आपको यह भी पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ जो गठन है मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, झारखंड आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था, और तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ कथन है और कारण है, और इनको कथन कारण को देखते हैं। क्या कहता है? भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। कैसा है? कि जीवंत, लिविंग डॉक्यूमेंट है। आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक है। कारण है कि भारतीय संविधान को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित भी किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में इतने बार बार संशोधन होते हैं, तो यही कहा जा सकता है। जैसे 42वें संविधान संशोधन को तो लघु संविधान भी कहते हैं। क्यों? इतने संशोधन हुए हैं कि इसको लघु संविधान की संज्ञा दे दी गई। तो कारण और कथन आपके बिल्कुल ठीक है, संशोधित भी होता है, जीवन दस्तावेज भी है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो हम बी पे टिक लगा देंगे कि ए आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आपका आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। केशवानंद भारतीवाद में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। केशवानंद भारतीवाद के बारे में बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन को कर सकती है। बिल्कुल बात ठीक है। आपके कहोगे कि केशवानंद भारतीवाद 1973 में ऐसा बोला गया है कि आपका संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान किसी भी संशोधन को हिस्सा कर सकती है, लेकिन उसमें यह भी कंडीशन रखी गई है कि मूल रूप को नष्ट ना करे, तब तक शक्ति सीमित है। लेकिन अगर जैसी मौलिक कोई मूलभूत उसको संशोधन करती है तो उस पर क्या लगा जाएगी? सीमा लगा दी जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय उस पर हस्तक्षेप करने लगेगा। तो मूल संरचना को नष्ट ना करे तब तक संशोधन कर सकती है, मूल संरचना को नष्ट जैसे ही करेगी तो फिर सर्वोच्च न्यायालय सामने खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा है पहला। तो दूसरा कहता है कि इस बात में संविधान की मूल संरचना प्रस्तुत की गई है। बिल्कुल बात ठीक है, तो हम कहेंगे डी वाला सही रहेगा। 1 और 2 दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की मूल संरचना सम्मिलित है। तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है क्या क्या इसमें है? अगर हम बात करें यहां पर संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल बात ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये भी सही है। गणराज्यात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप वाली प्रणाली सरकार, ये भी सही है, दोनों चीजें हैं। और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, आप कहोगे ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो चारों ऑप्शन सही हैं, चारों किस में है? हमारे रहेंगे सी। 1, 2, 3, 4 आपके चारों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध वाद है और एक तरफ मूल संरचना में शामिल तत्व हैं। कौन से वाद में किस मूल संरचना में तत्व शामिल किया गया है इसकी बात करेंगे, और इनमें से कितने युग्म सम्मिलित सही है उसकी बात करना है। तो मिनर्वा विल्स वाद में मामला में कहा गया 1980 में जो हुआ था कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन को बनाए रखना, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है भीम सिंह मामला 1981 का कल्याणकारी राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में, ये भी सही है। इंदिरा सैनी केस 1992 में कानून का शासन के बारे में था, आपको ये भी सही है। तो हमारी तीनों सही है, तो हम डी पे यहाँ पर स्टिक लगा देंगे। ध्यान रखना है ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो कंफ्यूजन पैदा ज्यादा करते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा या फिर ध्यान कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रसिद्ध केशवानंद भारती जो बनाम केरल राज्य है, उस बाद में कितने न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया है? तो सीधी सी बात यह कह रहा है कि केशवानंद भारती बनाम जो आपकी केरल राज्य बाद में न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ थी 1973 में वो कितनी न्यायाधीश उसमें बैठे थे? सामने सीधी सीधी बात यही पूछा है। तो आप कहोगे 13 न्यायाधीशों की बेंच थी। कितनी? 13 न्यायाधीशों की बेंच थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित है। तो उच्चतम न्यायालय क्या कहता है? भारतीय संविधान की मूल संरचना में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं?
तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बिल्कुल है, संसदीय प्रणाली ये भी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये भी है, और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ये भी है। तो आपके चारों ऑप्शन सही हैं मूर्ति संविधान की मूल संरचना में। तो हम लाएंगे बी पे टिक 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, और अभिकथन कारण में कौन सा सही है उसकी बात करेंगे। भारतीय संसद ने वर्ष 1971 में 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को पारित किया था। तो इतनी सी याद करो कि 24 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 में अधिनियमित हुआ था। बिल्कुल ठीक लिखा है। कारण बताया जा रहा है कि गोलकनाथ मामले में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही है, आपको कारण भी सही है, तो हम बी पे टिक लगा देंगे। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वाद्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है। किसी कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर की बात कर रहा है कि जो वर्क प्लेस होता है, वर्क प्लेस पर आपका कार्य उत्पीड़न से, यौन उत्पीड़न से संबंधित कौन सा है। तो सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित अगर वर्क प्लेस पर होता है तो कौन सा आपका यहाँ पर प्रसिद्ध वाद है। आप कहोगे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद है। विशाखा बनाम एवं राजस्थान राज्य वाद जो था वो ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस वाद में पहली बार इच्छा मृत्यु का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आया था। इच्छा मृत्यु का बात कर रहा है कि सार्वजनिक मुद्दा कब आया था। तो आप क्या कहोगे, कब आया था। अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो आपका था इच्छा मृत्यु से संबंधित ये बात था। अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद के बारे में कह रहा है विचार को जो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस बात का जो निर्णय है वो सजा याफ्ता विधायिका सदस्यों को अयोग्य घोषित करता था। बिल्कुल बात ठीक है ना। क्या कहता है कि भाई जो आपके 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे उनके लिए बात यहां पर की गई थी। लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद जो कि 2013 में हुआ था। पहला तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया। नहीं, ऐसा इसमें कोई निर्देश नहीं दिया गया था। समान नागरिक संहिता की बात करें तो आपका अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित है, और भाग की बात किया तो भाग आपका चौथा है। तो आपका ऑप्शन केवल एक सही रहेगा क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में विचार कीजिए। तो जो न्यायमूर्ति हैं के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद के बाबरी में, इनके बारे में कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो इस बाद में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। कैसे, निजता का अधिकार किस बाद में रखा गया। तो पुट्टास्वामी बाद में रखा गया है। निजता का अधिकार किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 किस में, आर्टिकल मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में। पहला ऑप्शन करेक्ट है। इस वाद की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहना था कि निजता एक इलीट अवधारणा है। कैसी, इलीट अवधारणा है। तो दूसरा कथन भी आपको याद रखना है, दोनों सही हैं। हम बी पे टिक लगाएंगे, एक और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किससे संबंधित महत्वपूर्ण मामले में दिया था समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी पर। ध्यान रखिएगा, किस पर, होमोसेक्सुअलिटी पर आपका नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित जो निर्णय है वो दिया गया था समलैंगिकता पर। आर्टिकल 377 याचिका धारा 370 के तहत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे। देखो आर्टिकल 1 कह रहा है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो बहुत चिंताजनक बात हो जाएगी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1(1) के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे कौन कौन से। आप कहोगे राज्यों के राज्य क्षेत्र। पहली सूची में विनिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कि जो स्टेट्स हो गए आपके, ये यूटीश हो गए आपके, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, मतलब कि कभी भी अर्जित किया जाए किसी से, तो वो भी। तो तीनों ऑप्शन सही रहेंगे आपके आर्टिकल 1 के तहत। तो बी पे टिक लाएंगे, 1 2 3 आपकी सही है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, अच्छा ये भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, प्रवेश या स्थापना। ठीक,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में भारतीय संसद को कौन से अधिकार प्रदान किए गए? तो आर्टिकल 2 मैंने ऊपर बता दिया, पहला ही बता दिया है। तीसरा कहता है कि भारतीय संसद में कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? आर्टिकल 3 के तहत। तो आर्टिकल 3 के तहत कौन कौन से? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो आपके तीनों सही रहेंगे तो हम 1 2 3 पे टिक लगा देंगे। तीसरा वाला जो आपका आर्टिकल है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करने की बात रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित राज्यों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोई इस राज्य की स्थापना कब हुई है इसके बारे में बात कर रहा है। जैसे बात करेंगे हम गुजरात, अगर गुजरात की बात की जाए तो 1 मई 1960 को आपकी गुजरात की स्थापना की गई थी। हम बिहार की बात करें तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें पंजाब की तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब की स्थापना की गई थी। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही रहेगा, दूसरा, चौथा, पहला और आपका तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के भाग सूची 1 और विषय मिलाइए। यहाँ पर भाग हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित सूची है। कौन सा सूची में कौन सा भाग संबंधित है? जैसे बात करें भाग 1 में, भाग 1 में क्या होगा? संघ राज्य क्षेत्र होंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पर आर्टिकल की बात किया तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में क्या होगा? भाग 2 में आपकी नागरिकता होगी। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल आपके 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक है। भाग 3 की बात किया तो आपके मूलभूत अधिकार संबंधित है, मतलब कि मौलिक अधिकार संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स संबंधित है। आर्टिकल की बात किया तो 12 से 35 संबंधित है। और भाग 4 की बात करें तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। आर्टिकल की बात किया तो 36 से 51 तक। आपका ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पर डी वाला रहेगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और यहाँ पर कितने युग्म सही सम्मिलित हैं उनको बताइए। तो देखते हैं आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, बिल्कुल सही लिखा है, आर्टिकल 5 में यही बात है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? तो आर्टिकल 6 में लिखा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार नहीं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार जो आर्टिकल 6 में बात नहीं कही है, आर्टिकल 8 में बात की गई है। आर्टिकल 6 में क्या बात की गई है उसको भी समझ लेते हैं। ये तो हो गई आर्टिकल 8 में बात की गई। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, क्या बात की गई आर्टिकल 5 में? आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, अभी आर्टिकल 6 में था पाकिस्तान से भारत को, आर्टिकल 7 है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर के कुछ भारतीयों के मूल अधिकारों की नागरिकता। तो आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत था जो कि बता दिया है। ऑप्शन आपका रहेगा सी, 1 और 3 आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है कि भारत में नागरिकता के अधिकार का विधि के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से? केंद्रीय विधायिका द्वारा या राज्य विधायिका द्वारा। तो आपका ऑप्शन रहेगा केंद्रीय विधायिका द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा नहीं होता है, केंद्रीय विधायिका द्वारा केवल ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता अर्जित की जाती है। किस किस तरीके से की जाएगी? जन्म से, बिल्कुल ठीक है। वंश के आधार पर, ये भी सही है। पंजीकरण के आधार पर, ये भी सही है। और देशीकरण के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है भारत में कुछ नागरिकता की शर्तें हैं जो 5 तरीके से अपनाई जाती है। कैसे कैसे? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अंतिम में आप होगा क्षेत्र समाविष्ट से। तो अगर कभी आए कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो नागरिकता है वो कितनी तरीके से अपनाई जाती है? 5 तरीके से अर्जित की जाती है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र समाविष्ट से। तो आपका ऑप्शन के लिहाज से यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है, तो हम ए पे टिक लाएंगे, 1 2 3 4। 5वां नहीं था जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जो पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को पूरा करते हैं? तो भारत की अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो इनमें से कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना है, लेकिन पंजीकरण के आधार पर। तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुके हो, पंजीकरण के माध्यम से कर सकते आवेदन, बिल्कुल बात ठीक है। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया हो,
वह पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा हो। आप कहोगे ये भी ठीक है, तो हमारे बी ऑप्शन सही रहेगा, 1 और 2 दोनों आपके यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है, किस तरीके से कर सकती है? तो उसने संविधान का अपमान किया हो। बिल्कुल बात ठीक है, अगर नागरिकता भारत सरकार को समाप्त करनी हो, अगर कोई संविधान का अपमान करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। बिल्कुल बात ठीक बता रहा है। दूसरा कहता है कि उसने धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो। हाँ, ये भी बात सही है। वो है 5 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रहा हो। नहीं, तब नागरिकता समाप्त नहीं होती जब तक वो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त ना कर ले। इनमें से कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, तो हम लाएंगे सी पे टिक। 1, 2 आपके दोनों यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए निम्नलिखित में से किन समुदायों को विशेष छूट प्रदान की गई है? कहा जा रहा है कि 2019 में जो संशोधन हुआ था और वो संशोधन आपका 31 दिसंबर 2014 के तहत था, या उससे पहले 31 दिसंबर 2014 के पहले या उसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से अगर इन तीनों देशों से भारत में आए कुछ समुदाय के लोग हैं तो वो भारत में उन्हें नागरिकता प्राप्त करने के लिए या समुदाय का हिस्सा बनने के लिए विशेष छूट दी गई है। उनमें से कौन कौन से आपके समुदाय हैं? तो आप बोलोगे बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। तो आपके चारों हैं, हम आप टिक लगाएंगे 1, 2, 3, 4 पर, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि अनिवासी भारतीय जो एनआरआईस होते हैं उनके संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो एनआरआई के बारे में विचार करना है। इन्हें भारत के सभी नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत के सभी नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं एनआरआई को। बिल्कुल बात ठीक बताया जा रहा है। भारत में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। भाई होता है, क्यों नहीं होता है? तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन गलत लिखा है, पहला ऑप्शन सही है, तो हम 1 पे टिक लगा देंगे। चलिए, आज हमारा जीएस का अंतिम क्वेश्चन होगा, उसके बाद हमारी हिंदी के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 1953 में गठित प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, लेकिन उनके सदस्य कौन कौन से थे इनमें से, उसकी बात करना है। तो न्यायमूर्ति फजल अजली थे, बिल्कुल ठीक है। हृदयनाथ कंजूरू थे, ये भी ठीक है। पोट्टू श्री रामलू, नहीं ये नहीं थे, के.एम. पडिक्कर थे। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो हम सी पे टिक लगा देंगे। 1, 2 और आपके चौथा वाला सही है। चलिए, यहां से हमारे हिंदी के क्वेश्चन शुरुआत होते हैं और हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे 20 होंगे और इस टेस्ट सीरीज में हमारे टोटल जो है 60 क्वेश्चन रहते हैं। आपके 40 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना है जिससे कि नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग चैनल पर जाके एक बार देख सकते हो, हम यूपी की आरओ एआरओ के लिए भी करंट अफेयर्स की सीरीज को चालू किया है जिसमें से 3000 प्लस क्वेश्चन है और आपको हर शनिवार को वो सीरीज आपकी मिलती है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विलोम शब्द है जो सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से विलोम शब्द की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द है जो सही नहीं है? चलिए, कौन सा विलोम शब्द होगा? तो बात करें शकुन का। शकुन का शकुन होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। अमिश का निरामिष, नहीं अमिश का आपका निरामिष नहीं होगा, ध्यान रखना है, सामिश होना चाहिए। यहां पर लिख देता हूं सामिश। सामिश का निरामिष होता है, तो आपका बी ऑप्शन यहां पर गलत था। सूक्ष्म का स्थूल होता है, ये भी आपका सही है। तो आपका कौन सा गलत था? बी ऑप्शन गलत था, क्योंकि सामिश का निरामिष होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म यहां पर कौन सा सही है? तो यहां पर पूछ लिया है कि सही बताओ, यहां पर पूछा था गलत बताओ, यहां पूछा है सही बताओ, कौन सा है? तो बात करें हास्य का, अच्छा सॉरी, एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपका पूछा है सही बताओ इनमें से कौन कौन से हैं। तो नीचे से देखेंगे, भूत का भविष्य होता है, बिल्कुल ठीक है। पवित्रता का उल्टा होता है, ये भी ठीक है। तरुण का वृद्ध होता है, तरुण का मतलब होता है, क्या होता है तरुण का वृद्ध? ये मेरे नाम से ही है, नवजवान, नवयुवक, और वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति। तो तरुण का वृद्ध होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रोदन का क्या होगा? तो कृंदन नहीं होगा। अगर हम बात करें रोदन का, हास्य का आपका रुदन होगा। क्या होगा? हास्य का आपका रुदन होगा। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पर 2, 3, 4 सही है, तो हम लगाएंगे बी पे टिक, क्योंकि 2, 3, 4 यहां पर आपके सही हैं, ध्यान रखिएगा। पहला वाला गलत था जो कि बता दिया है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कितने शब्द मनुष्यता के विलोम हैं? इनमें से पूछ रहा है कि मनुष्यता के विलोम बताओ, इनमें से कितने हैं? बात करेंगे मनुष्यता के विलोम कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप कहोगे इनमें से आपके जो मनुष्यता के विलोम है 3 हैं, लेकिन कौन कौन से हैं, यही तो बात कर रहा है। तो पशुता मनुष्यता का विलोम है,
अगर हम बात करें निशंतता, ये भी मनुष्यता का विलोम है। और बात करें दानवता, ये भी मनुष्यता का विलोम है। मानवता आपका मनुष्यता का विलोम शब्द नहीं है, ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 3, जो कि आपका मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 है, शब्द और विलोम है, इनमें से कौन से मिले हुए हैं? जैसे मिथ्या की बात किया है तो क्या होता है? सत्य होता है, यहां पर लिख देता हूं सत्य, वैसे मिला भी देता हूं सत्य। योगी की बात किया है तो भोगी होता है, ये सही मिला हुआ है। अग्नि की बात करें तो जल होता है, पहले से मिल जाएगा जल। और पंडित की बात करें तो मूर्ख होता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी वाला, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म बताइए सही नहीं है। इनमें से कौन सा आपका विलोम शब्द जो है वो सही नहीं है पूछा है। बाकी 3 तो सही है, कौन सा सही नहीं है? ज्ञानी का विज्ञानी नहीं होता है, ज्ञानी का क्या होगा? अज्ञानी होगा। क्या होगा? ज्ञानी का अज्ञानी। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत था। अनाथ का सनाथ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अर्पण का ग्रहण हो जाएगा और अथ का इति हो जाएगा, आपका होगा बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर हम निम्नलिखित विलोम शब्दों को युग्म जो सुमिलित सही है बताइए। तो यहां पर कौन कौन से विलोम शब्द सही सुमिलित है उसकी बात कर रहा है। अस्त का उदय, बिल्कुल ठीक लिखा है। अगम का अगोचर, अगम का भैया सुगम होता है, क्या होता है? अगम का सुगम होगा, ना कि अगोचर होगा। तो दूसरा तो आपका गलत है। और अपेक्षा का उपेक्षा, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें अगोचर लिखा था, यहां पर एक भी समझ लेते हैं। अगोचर लिखा था, लेकिन अगोचर का क्या होगा? तो अगोचर का आपका गोचर होगा। ये मैंने अलग से बता दिया है, हालांकि प्रश्न में नहीं है। अगोचर का गोचर हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन पहला और तीसरा सही थे, हम लगाएंगे बी, सी पे टिक। 1 और 3 आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिज्ञ का विलोम है? तो अभिज्ञ का विलोम इनमें से कौन सा है? भिज्ञ, प्रज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ? तो आप कहोगे आपका जो अभिज्ञ का विलोम होगा वो आपका अनभिज्ञ होगा। क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। लेकिन अगर हम बात करें भिज्ञ का क्या होगा, ये भी तो बात होती है। तो भिज्ञ का होगा अभिज्ञ, अभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्रज्ञ का, प्रज्ञ का हो जाएगा मूढ़। और हम अगर बात करें विज्ञ का, तो विज्ञ का हो जाएगा अज्ञ। तो लेकिन आपका अभिज्ञ का विलोम पूछा था तो अनभिज्ञ था। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमिलित नहीं है? तो इनमें से बात कर रहा है कि सुमिलित नहीं है, उसका बताओ। जैसे अकाल का, अरे अकाल का सूखा नहीं होगा, अकाल का हो जाएगा सुकाल। क्या हो जाएगा? अकाल का सुकाल होता है विलोम। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। आयात का निर्यात, ठीक है। अधम का उत्तम, ये भी सही है। अमर का मृत, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो है वो सुमिलित नहीं है? तो इनमें से भी सुमिलित एक नहीं है। आरंभ का अंत, बिल्कुल ठीक है। उग्र का सौम्य, बिल्कुल ठीक है। रिजु का सरल, नहीं, रिजु का क्या होगा? रिजु का वक्र होगा। क्या होगा? रिजु का वक्र होगा। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। और ऋणी का उऋण, उऋण आपका होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरल लिखा, तो सरल का भी तो कुछ होता होगा ना, सरल का हो जाएगा आपका कठिन, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से ऐश्वर्य का विलोम बताओ कौन सा है? तो ऐश्वर्य का इनमें से विलोम कौन कौन से हैं उसकी बात कर रहा है। तो ऐश्वर्य का अगर हम विलोम की बात करें आपके, तो आप कहोगे दारिद्र्य। क्या है? दारिद्र्य आपका ऐश्वर्य का विलोम है। तो केवल आपका दूसरा सही है। लेकिन यहां पर ये भी तो एक कंगला, कंगला का क्या होगा? कंगला का होगा खुशहाल। क्या होगा? खुशहाल होगा। कंजूस का क्या होगा? दानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूल का विलोम शब्द है? इनमें से सूल का कंटक, पुष्प और कंठस्थ में सूल का विलोम क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। सूल का विलोम पुष्प होता है। मंझधार किस शब्द का विलोम है? तो भाई बात कर रहा है कि मंझधार किसका विलोम हो जाएगा? तो मंझधार आपका हो गए कंगार का हो जाएगा। किसका? कगार का विलोम आपका मंझधार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं विलोम शब्द है उसकी बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। कंपन का स्तर, बिल्कुल ठीक है। कटुता का उदाहरण नहीं होगा। कटुता का क्या हो जाएगा? कटुता का मधुरता। क्या हो जाएगा? मधुरता। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। कटुक्ति का सूक्ति, बिल्कुल ठीक है। कठोर का कोमल, ये भी सही है। लेकिन यहां पर लिखा था उदार, उदार का क्या हो जाएगा? वो कट्टर। क्या हो जाएगा? उदार का कट्टर हो जाएगा, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 है, शब्द और विलोम है, इनको मिलाना है, कौन से यहां पर सही है? चलिए मिला लेते हैं। जैसे कद्रदान, कद्रदान का क्या हो जाएगा? नाकृत हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? वरिष्ठ हो जाएगा। कपट का आपका क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। और आपका कथक, कथन का चुप्पी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहां पर कौन सा रहेगा? ए वाला रहेगा, पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपाल का विलोम शब्द है? इनमें से कपाल का विलोम शब्द कौन सा है इसकी बात कर रहा है। तो कपाल इसमें से क्या हो गया? पाद। कौन सा आएगा? पाद। कपाल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कड़ा लिखा है, कड़ा का क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा, मुलायम। लेकिन यहाँ पर एक और भी लिखा है, क्या? पाद, पाद का कपाल हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमिलित नहीं है? कम खर्च, खर्चीला।
कम खर्च खर्चीला बिल्कुल सही लिखा है, कमीना भला ये भी सही लिखा है, करतल पदतल ये भी सही लिखा है, करार, करार का समझौता नहीं होगा, करार का क्या हो जाएगा, बेकरार, क्या हो जाएगा, बेकरार, करार का बेकरार, आपका ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो है वो सुमिलित है, तो इनमें से सुमिलित कौन कौन सा है उसकी बात कर रहा है। जैसे बात करें कपूत का सपूत, बिल्कुल ठीक है, कबूलना का नकारना ये भी ठीक है, जुर्माना का महाजन, नहीं जुर्माना का महाजन होगा क्या, जुर्माना का क्या हो जाएगा, जुर्माना का हो जाएगा कर्ज, तो तीसरा वाला तो आपका गलत था, कर्ण कटु का कर्ण प्रिय, आप कहोगे ये भी सही, तो 1 2 3 सही है, तो हमारे लाएंगे बी पे टिक, 1 2 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलंक का विलोम है, इनमें से कलंक का विलोम कौन सा है, कर्मशाला, कर्मशील, कर्महीन, निष्कलंक, तो आप कहोगे इनमें से आपका निष्कलंक, निष्कलंक कलंक का विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमिलित नहीं है, इनमें से सुमिलित कौन सा नहीं है, जैसे कलकल, कलकल का क्या हो जाएगा, शांत, ये तो सही है, करीना का बेढंग हो जाएगा, ये भी ठीक है, करुण का निष्ठुर हो जाएगा, ये भी ठीक है, गजब का, गजब का आपका गजब लिखो या विशिष्ट लिखो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑब्लिक लगा देते हैं, गजब या विशिष्ट एक ही चीज होती है, इनका क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामान्य, तो बी वाला ऑप्शन आपका गलत था। गठियाना का सही विलोम क्या है, अब बात करें गठियाना का, बताओ विलोम शब्द सही कौन सा है, तो आप कहोगे खोलना होता है, गठियाना का विलोम शब्द क्या होगा, खोलना हो जाएगा, लेकिन अगर हम गठियाना खोलना हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, शब्द विलोम हो जाएगा सही, बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। गठित की बात किया तो गठित का क्या हो जाएगा, अगठित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगठित हो जाएगा, ध्यान रखना है। गठीला का ढीला हो जाएगा, और ढीला की बात किया तो गठीला हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन थे जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, यहां पर हमने 60 क्वेश्चन को कवर किया है, ध्यान रखिएगा मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो हमारी चौथी टेस्ट सीरीज आएगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होगी, 60 क्वेश्चन उसमें भी हो गए, 40 क्वेश्चन जीएस के, 20 क्वेश्चन हिंदी के। चैनल पे नए थे सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।